बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की क्लास में हमने एक शीट बनानी है, रिजल्ट शीट, जिसमें आखिर तक जितने भी जो हमारे पैरामीटर्स हैं जो है ना वो हमने फिल करने हैं। और उसमें ओवरऑल परसेंटेज भी है, सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज भी है, और उसमें पोजीशन, ग्रेड एंड एट द एंड जो है ना वो रिजल्ट का पास फेल का भी हमने एडजस्ट करना है। ये एक शीट एक मैंने बनाई हुई है, एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें मैंने सीरियल नंबर, नेम एंड फादर नेम जस्ट मैंने एंटर किए हुए हैं। बाकी और कुछ भी इसमें उस तरीके के साथ वैल्यूज नहीं एंटर की हुई हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने किस तरीके के साथ क्या चीज़ एंटर करनी है। और उससे पहले थोड़ी सी फॉर्मेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये कोई कॉलम बड़ा है, कोई कॉलम हमारे पास छोटा है, कोई रो बड़ी आ जाती है, कोई रो छोटी है। इस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए हम कौन सी सेटिंग यूज़ करते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम इसको यूं यहाँ से ड्रैग करके ऊपर ले जाते हैं, इसको भी इस तरह कर लेते हैं। तो मुमकिन है कि कहीं पर कोई ना कोई मार्जिन ऐसा रह गया हो कि जो एग्जैक्ट एक्यूरेट जो है ना वो सारे आपस में मैच नहीं कर रहे होंगे। तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि हम एक्सेल के ज़रिए से इस चीज़ को कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि देखें, दो चीज़ें हैं। एक ये है कि रो विड्थ, यहाँ पर ये जो सिलेक्ट हुई हुई है, जो हाईलाइटेड एरिया है, ये बेसिकली रो है। हॉरिजॉन्टल या लैंडस्केप टाइप ये सिलेक्शन है, ये रो है, और ऊपर से नीचे ये कॉलम है। तो अब रो की जो एडजस्टमेंट कहलाएगी वो रो विड्थ की एडजस्टमेंट होगी, और कॉलम की जो कहलाएगी वो कॉलम हाइट की एडजस्टमेंट होगी। बिकॉज ये इस तरीके के साथ है तो इसलिए इसको कॉलम हाइट कहते हैं। तो अब अगर हमने इस सारी की सारी रो की एडजस्टमेंट करनी है तो उसके लिए तरीकाकार जो है ना क्या होगा कि हम यहाँ से होम में जाके, ये फॉर्मेट लिखा हुआ है, यहाँ से हम कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर इन नामों की जो रो की जो विड्थ है ये इतनी ही रहे, और बाकी जो एरिया है वो इक्वल आ जाए सारे के सारे। फॉर एग्जांपल ये साइज हम देखते हैं कि रो का ये जो साइज है ये बेहतर है, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने अगर किसी के 45 मार्क्स एंटर किए हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस इसके अंदर जा रहा है और शीट आगे तक जा रही है। तो हम एक एक करके इसको यूं यूं एडजस्ट करें, उससे बेहतर ये है कि हम क्या करते हैं कि जिन रोज को हमने ऑटो एडजस्ट करना है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पर जहाँ तक मार्किंग करनी है, यहाँ तक इन सिलेक्टेड रोज के सेल्स जो हैं वो इनको मैं ऑटो एडजस्ट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए करेंगे क्या, हम सबसे पहला स्टेप ये है कि हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट पे जैसे ही हम जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो ये एक नीचे विंडो ओपन होती है, और यहाँ पे लिखा हुआ है रो हाइट, और ये लिखा हुआ है कॉलम विड्थ। अब मैंने जो एडजस्टमेंट करनी है यहाँ पर वो करनी है इसकी विड्थ की एडजस्टमेंट करनी है। यानी कि ये जो है इसकी विड्थ एक जैसी हो जाए। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि यानी कि यहाँ पर हमने इसको पुट करना है कि कितनी है। बाद वो कहता है ऐसा होता है कि यहाँ पर जो ऑलरेडी एडजस्टमेंट होती है वो यहाँ पर लिखी हुई आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल 5.5 लिखी हुई आ जाएगी, या 10 लिखी हुई आ जाएगी, इस तरीके के साथ। अगर ना लिखी हुई आ रही हो तो उस सूरत में हम यह कि खुद ही चेक कर लेते हैं दो तीन दफ़ा पोर्ट करके। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको मैं 10 लिखकर एंटर करता हूँ, और मैं चेक करता हूँ कि भी सब की सब 10 तो हो जाएंगी, लेकिन आया वो 10 मेरे लिए उस स्पेस के अकॉर्डिंग, मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो हम चेक करते हैं, ओके मैंने किया। तो अब इसने सबको, ये देखें कि ये जितनी रोज हमने सेलेक्ट की थी वो सारी की सारी एक साइज के अकॉर्डिंग तो हो गई हैं, लेकिन इनका जो साइज है इन एक्चुअल जो है ना वो ज्यादा है। तो मैं कंट्रोल जेड किया, अब ये सिलेक्टेड एरिया मेरे सामने आ गया। अगेन मैं जाता हूँ फॉर्मेट में, और कॉलम विड्थ में जाकर उसको 10 की जगह पर मैं फॉर एग्जांपल 5 कर देता हूँ। अब 5 करके जैसे ही मैंने इसको ओके किया तो ये देखें कि अब बिल्कुल उसके मुताबिक आ रहा है, सिवाय इसके कि ये जनरल साइंस कुछ इस तरीके के साथ है कि कटा हुआ आ रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके ऑल का बटन प्रेस करके एंटर कर देता हूँ, तो ये यूं ऊपर नीचे आ जाएगा। तो इसकी इस फॉर्म में जो एडजस्टमेंट थी यहाँ तक कि आप देखें जितने भी ये सेल्स हैं ये सारे इक्वल हैं।
अब रह गई एडजस्टमेंट यहाँ से ऊपर से नीचे जो कॉलम वाइज है, तो यहाँ पर ये इसकी हाइट यहाँ पर ज़्यादा है, इसकी थोड़ी सी कम है, लेकिन बाकी जो है वो एक जैसे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद वही फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में आके ये जो हाइट है इसके ऊपर हम आ जाते हैं। अब लिखा हुआ रो हाइट है, लेकिन बेसिकली ये होती है कॉलम हाइट ही होती है। तो हम यहाँ से इसको फॉर एग्जांपल हम इसमें भी 5 ही की वैल्यू पुट करते हैं और ओके कर देते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर 5 की जो वैल्यू है ये रो के लिहाज से बहुत कम हो गई है। ठीक है, तो इसको हम अगेन इसी हाइट में जाएंगे और अब देखें पहले से जो हाइट थी वो लिखी हुई आ गई है, 5 लिखी हुई आ गई। तो हम कहते हैं नहीं 5 बहुत कम है, इसको 15 कर दें। 15 करके हम देखते हैं तो अब ये एक नॉर्मल हाइट आ रही है जिसमें सारे के सारे सेल्स, ये वाला जो एरिया था, ये वाला जितना भी एरिया है, ये सब एक जैसा हमें शो हो रहा है। मतलब हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है कि जो जितनी भी रोज हैं यहाँ तक वो सब सेम है। और इस फॉर्म में अगर देखा जाए तो ये भी सब के सब सेम है। नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे, मतलब हमने जब इस तरीके के साथ एडजस्टमेंट कर ली है और पेज सेटअप हम पहले से कर चुके हैं, ये याद रखिएगा, वो बहुत बेसिक चीज़ है, इसलिए मैं बार बार उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि फाइल हमने जब बनाई है तो पेज सेटअप हमने पहले कर लेना होता है, किसी नाम के साथ इसको सेव कर लेना होता है, वो हम कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर आने के बाद हमने जो वैल्यूज पुट करनी है, तो एक्सेल में ये याद रखें कि कहीं पर भी अगर हमने कहीं पर गलत वैल्यू पुट कर दी है तो एक्सेल उसके अकॉर्डिंग चल रहा होता है, फॉर्मूला भी उसके अकॉर्डिंग लग जाता है। और फिर आखिर में अगर आपकी काउंटिंग गलत हो रही है तो वो फिर आपको पूरी की पूरी शीट दोबारा से बनानी पड़ती है, क्योंकि उसको चेक करना वैल्यूज के पुट करने के बाद फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि जिस जिस एरिया में हमने वैल्यू पुट करनी है, मार्क्स एंटर करने हैं, तो हम उसको हाईलाइट कर लेते हैं। उसके लिए तरीकाकार सिंपल है कि यहाँ वाला ये वाला एरिया है। अब मैंने एक दफ़ा इसको सिलेक्ट किया, मैं पहले मार्क्स जो लिखे हुए थे वो मैंने डिलीट कर दिए। अगेन मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल का बटन मैंने दबाया हुआ है। देखें एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँ, ये पेंट बकेट बनी हुई है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। फिर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँ, पेंट बकेट बनी हुई, मैंने इसको क्लिक कर दिया, हो तो जाएगा। लेकिन शॉर्ट तरीका क्या है इसका कि एक को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, कंट्रोल का बटन दबा लिया, फिर यहाँ पे मैंने मार्क्स एंटर करने हैं, मैंने कंट्रोल का बटन दबाया हुआ है और माउस के जरिए से मैं यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ बेसिकली। यहाँ से यहाँ तक जितनी भी चीजें हैं सिर्फ इस जगह पर हमने एंट्री करनी है, बाकी सब जगह पे फार्मूला लगेगा, सब जगह पे फार्मूला लगेगा सिवाय इस जगह के। बाकी सब जगह पर हमने फार्मूले के जरिए से वैल्यूज एंटर करनी है। अब जब इन सब को मैंने सेलेक्ट कर लिया है तो अब मैं एक ही दफा पेंट बकेट पे क्लिक करूंगा, ये सारे के सारे देखें यहाँ पर हाईलाइट हो गए हैं। ठीक है, सर ये जो ऑब्टेन मार्क्स में और टोटल मार्क्स, अच्छा टोटल मार्क्स तो वो टोटल है ना, ठीक है, सही है सही है। ओके। अब यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट करनी है और इधर फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले शीट का जो टेबल की जो फॉर्मेशन है वो समझ लें कि हम क्या क्या करेंगे। पहला काम हम ये कर रहे हैं कि जिन इन बच्चों के जो मार्क्स हैं, आउट ऑफ 50 जो इन्होंने मार्क्स लिए हैं वो हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। उर्दू में जितने मार्क्स आ रहे हैं वो यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, सेम एज जो है ना बाकी कॉलम्स के अंदर भी हो जाएगा। इसके बाद हम ये करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज निकालेंगे। एक है टोटल परसेंटेज, ये जो कॉलम मैंने अभी सिलेक्ट किया है ये है टोटल परसेंटेज आउट ऑफ टोटल ऑब्टेन मार्क्स। यहाँ से जो टोटल इन्होंने मार्क्स लिए होंगे उसमें से परसेंटेज हम निकालेंगे। लेकिन ये जो परसेंटेज लिखी हुई है ये सब्जेक्ट वाइज है बेसिकली, कि हम देखना चाहते हैं कि बच्चे ने इंग्लिश में कितने परसेंट मार्क्स लिए हैं, उर्दू में कितने परसेंट मार्क्स लिए हैं। तो इस चीज को भी रिजल्ट में बनाया जाता है। तो अब हम मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं मार्क्स की एंट्री करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिख दिया 45, 35, 26, 28, 29, और फॉर एग्जांपल मैंने 15 भी लिख दिया ताकि पास फेल में भी हमें सारे के सारे पास ही अगर आ जाएंगे तो वो फार्मूला वो भी समझ में नहीं आएगा, तो अभी मैंने 10 भी लिख दिया। अब इसी तरह की एंट्री हम एंट्रीज पहले हम, अच्छा ये याद रखें कि सारी की सारी एंट्रीज आपने पहले एक दफ़ा कर लेनी है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाना है फॉर्मूले के स्टेप पर। यहाँ पर भी मैं एक रैंडम सा कर लेता हूँ, और जो टोटल मार्क्स हैं वो मैंने पहले से सिलेक्ट किए हुए हैं कि हर सब्जेक्ट के 50 मार्क्स हैं। यहाँ पर भी इंग्लिश के भी 50 हैं, ये भी 50 में से हैं, ये भी 50 में से हैं, टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6
इन 6 मार्क्स में से जो टोटल मार्क्स आ रहे हैं वो 350 आ रहे हैं। और यहाँ पर मैंने जैसे क्लिक किया है तो देखें इस जगह पर सम का फॉर्मूला लगा हुआ है। ये कैसे लगा हुआ सर है ये भी मैं आपको बता दूंगा। सर अच्छा जी जी। सर ये 300 बनते, 350 नहीं बनते? अच्छा वो अभी सेट कर लेते हैं। इसमें क्या गलती है ये भी अभी हम चेक करेंगे, इसको अलग रहने देते हैं। और यहाँ पर भी हम मार्क्स की और भी कोई कुछ कह रहा था, जरा बीच में आवाज आई थी दरमियान में। सर मैं भी यही कह रही थी कि 300 बन रहा है। सही है सही है सही है। इसी तरीके से इसमें भी हम एंटर करते हैं और यहाँ पर 10 12 13 भी कुछ एंट्री कर देता हूँ इस किस्म की, ताकि लाइक 36 हो गया, 35 हो गया। और यहाँ पर हम चूंकि एक सैंपल फाइल बना रहे हैं तो इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेते हैं। और इधर थोड़ी सी अलग एंट्री कर लेते हैं, 26 35 28 45 40 42। अच्छा, अब हम इसके अब हमने और जो काम करना है वो सीधा सीधा जो है ना फॉर्मूले का करना है, इसके अलावा और भी कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम आते हैं और हम देखते हैं कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 6 हैं तो इसके लिहाज से कि 300 होना चाहिए, यहाँ पर 350 कैसे आया हुआ है। तो हम देखते हैं कि इधर देखें कितने सेल हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेल्स पर यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर 350 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक एक्स्ट्रा कहीं पर सिलेक्शन हमने की है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हमने इज इक्वल टू प्रेस किया, बल्कि इज इक्वल टू की जगह पर हम ऑटो सम से भी लगा सकते हैं। इधर मैंने क्लिक किया, ऑटो सम पे क्लिक कर दिया। आप देखें ऑटो सम की सूरत में इसने खुद ब खुद से यहाँ पर सिलेक्शन कर ली है, लेकिन मैंने सिर्फ इन 50 50 को सिलेक्ट करना है। वैसे तो मतलब सिंपल है कि मैं यहाँ पर 300 लिख दूँ, वो तो ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इस पर रखना है कि अगर हम यहाँ से किसी सब्जेक्ट के मार्क्स को चेंज करें तो टोटल मार्क्स खुद बहुत से चेंज हो जाएं, तो इसलिए फिर हम यहाँ पर फॉर्मूला भी लगाते हैं। तो मैंने एक पर क्लिक किया, उसके बाद मैंने कंट्रोल का बटन दबा के रखना है। कंट्रोल का बटन मैंने दबा लिया, ये 2 3 4 5 6, ये 6 मैंने सेलेक्ट करने के बाद एंटर किया, आप देखें 300 आ गया। ठीक हो गया ये। अब हम आगे ये समझ लें, इसके बाद अगली बात ये है कि जो फॉर्मूला हॉरिजेंटली पुट किया है उसको ड्रैग नहीं कर सकते हैं। जो फॉर्मूला हॉरिजेंटली पुट किया हो और जिसमें इस तरीके के साथ गैप आ रहा हो और आगे उसकी वैल्यूज ना जा रही हो, तो उसको हम नीचे ड्रैग नहीं कर सकते हैं। बाज़ औक़ात करते भी हैं, लेकिन इस सिचुएशन में जो अभी हमने यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पर सब में आउट ऑफ 300 इस जगह पे नहीं लिखा, मिसाल के तौर पर हम इसको ड्रैग करता हूँ तो देखें क्या आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ और यहाँ पर चीज बन गई है, इसलिए इसको ड्रैग हम नहीं करेंगे, इसको रैंडम लिखेंगे, क्योंकि हर एक में हमने 300 ही लिखना है। तो हम क्या करते हैं कि किसी एक जगह पे लिख के इसको यूं खींच लेते हैं नीचे। तो ये सबके लिए 300 यहाँ पर मैनुअल एंट्री भी हो सकती है, और एक जगह पे लिख के आप इसको नीचे फॉर्मूले के अलावा वाला जो लिखा हुआ है उसको खींच कर नीचे हम यहाँ पर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट हमारा काम आ गया कि सब्जेक्ट वाइज जो परसेंटेज है, तो सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स कितने हैं, 50 हैं, तो 50 भी लिख सकते हैं और इस सेल के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम 50 लिख देते हैं। ये इंग्लिश में इसके आउट ऑफ 50 45 मार्क्स हैं, यानी कि 90% मार्क्स हैं। अगेन हम इसको यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं और इसी तरह यहाँ पर भी हम फॉर्मूला लगाएंगे, ऑब्टेन मार्क्स पे क्लिक किया, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 50। यहाँ पर भी हम पहले फॉर्मूला सब में अप्लाई कर लेते हैं और ऑब्टेन मार्क्स वाला जो सेल है ना, उस सेल को कॉपी करना है, वहां पर 50 या जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो नहीं लिखने हैं, वरना सबके लिए एक ही परसेंटेज आ जाएगी। यहाँ पर भी इसको मैं कर देता हूँ, ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 सर डिवाइडेड बात बाय सुन, टोटल। जी जी। ये जो हम सिलेक्ट करते हैं सेल को, तो हम्म यहाँ हम हम्म, सेल नेम भी लिख सकते हैं ना खुद से मैनुअली? लिख सकते हैं सेल एड्रेस भी लिख सकते सेल हैं जो उसका एड्रेस बनता है, ठीक है। इज इक्वल टू obtain marks multiply by 100 divided by
ये आ गया, और लास्ट हमारे पास आ रही है इज इक्वल टू, और ये ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। अब हम आएंगे यहाँ पर ऑब्टेन, अच्छा पहले इसको हम ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ से हमने सब सब्जेक्ट्स की परसेंटेज ड्रैग करके निकाल ली है, और यूं आ गया। अब हम आते हैं ऑब्टेन मार्क्स के ऊपर कि इन सब के ऑब्टेन मार्क्स इतने हैं कि किस बच्चे ने कितने कितने मार्क्स आउट ऑफ 300 लिए हैं। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि इधर भी हम ऑटो सम का फार्मूला लगाएंगे, और यूं हमने ऑटो सम पे क्लिक किया तो इसने खुद से इन सब को सिलेक्ट कर दिए। तो हमने तो इन सब को प्लस नहीं करना, बीच में परसेंटेज भी आ रही है, परसेंटेज को टोटल नहीं करना हमने। तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ जो ऑब्टेन मार्क्स वाले येलो वाले जो कॉलम्स हैं हम उन पे क्लिक करेंगे। एक पे मैंने क्लिक किया तो जो सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हुई हुई थी वो खत्म हो गई है। अब मैंने प्रेस करना है कंट्रोल का बटन, ये मैंने प्रेस कर दिया, और ये ये यूं, ठीक है। देखें सिलेक्शन कितने उसकी हुई है, 1 2 3 4 5 6, यूं हम कर देते हैं। ये लास्ट वाला चेक कर लेते हैं कि ये सेल नंबर क्या है, N4 है, और फॉर्मूले में लास्ट N4 ही आया, हाँ ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर इस बच्चे का देख लिया कि मोहम्मद अयान के आउट ऑफ 300 टू 31 मार्क्स हैं, और यही फॉर्मूला चूंकि हमने नीचे भी ड्रैग करना है तो इसको हम ले जाते हैं नीचे। ये सबका यहाँ पर टोटल आ गया है। अगेन हमने ये चेक करना होता है कि ऑब्टेन मार्क्स में किसी के मार्क्स टोटल मार्क्स से ज्यादा तो नहीं आ गए हैं, ठीक है। अगर किसी के ऑब्टेन मार्क्स टोटल मार्क्स से ज्यादा आए हैं, वो आ सकते हैं, क्योंकि एक्सेल को ये चीज नहीं पता है टोटल मार्क्स ज्यादा भी आ जाएंगे। वजह उसकी क्या होगी कि आपने यहाँ पर कहीं पर एंट्री ज्यादा की होगी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर 445 लिख रहा था, लिखते लिखते मैंने 450 कर दिया। अब 450 जो किया है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप देखें क्या हो गया है, 300 में से 587 मार्क्स हो गए हैं, ठीक है। तो एक्सेल ने कोई एरर नहीं दिया, एक्सेल की शीट में कोई एरर नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन में हमने जिस तरह उसको बताया है इस उस तरह उसने एंट्री की है, यहाँ पर मार्क्स निकाल दिए हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी होती है। हाँ, मैं इसको अगेन इसको 45 ही कर देता हूँ, उसने करेक्शन ठीक कर दी है, और अगेन 182 आ गया है। इसके बाद हम आते हैं ये जो परसेंटेज है इसकी आ रही है, ये ओवरऑल मार्क्स जो ऑब्टेन है, जो हासिल करता नंबर है, इनकी परसेंटेज है। यहाँ पर भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू लगा के ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 300, और मैंने एंटर कर दिया। लगाने के बाद इसको मैंने यहाँ पर रखने के बाद ड्रैग कर दिया। अब ये जो परसेंटेज आई है, ये बाज औकात हमें चाहिए होती है पॉइंट वाइज, क्योंकि इसके ऊपर आगे जो है ना बात कर रहे होते हैं, क्योंकि पॉइंट की वजह से बाज औकात पोजीशन चेंज हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आते हैं, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट जो है ना हम आगे तक इसको ले जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम इन परसेंटेजेस में भी ला सकते हैं अगर हमें रिक्वायरमेंट हो तो। अदरवाइज ये है कि सर ये जो परसेंटेज आपने फॉर्मूला लगाया है, जी जी ये फॉर्मूला लगाया है। तो दोबारा क्या इसको फॉर्मूला लगाया है इसमें? दोबारा देख लेते हैं। इसको मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पर मैंने इज इक्वल टू का साइन सबसे पहले डाला है, फिर ये ऑब्टेन मार्क्स में जो ये वाला जो नंबर हासिल करना है इस पे मैंने क्लिक किया, जी ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 किया है, और फिर डिवाइडेड बाय 300 किया है। 300 मतलब सही, टोटल मार्क्स। ये लगाने के बाद मैंने ठीक है। एंटर कर दिया, और इसको फिर मैंने यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके के साथ नीचे ड्रैग कर लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमारे पास इधर तक आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे आते हैं यहाँ पर इसकी ग्रेडिंग में, पास फेल में, और पोजीशन में। और यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें ही पहले हम कर चुके हैं। इसमें कोई पुरानी चीज़, नई चीज़ यहाँ पर हमने नहीं देखी है, सिवाय कि कुछ फॉर्मेटिंग हमने कॉलम हाइट या रो हाइट या विड्थ को हमने ऑटोमेटिकली एडजस्ट किया है। यहाँ तक कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको समझ में ना आई हो, मुझे बता दें। नहीं सर, आ गई सारा कुछ। ठीक है, क्योंकि इस तरह की फिर शीट जो है ना वो आपने मैं सर आपको जो, परसेंटेज को हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है ना, जो ऑब्टेन्ड है डिवाइड बाय टोटल इनटू 100 है। जी जी परसेंटेज को मल्टीप्लाई करना होता है 100 से,
और डिवाइडेड बाय फिर टोटल मार्क्स होता है। ठीक ठीक। ठीक है ना? तो ये वाला जो है ना हमने कर लिया है। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं पोजीशन पे। और पोजीशन में जो है ना हम आगे जाएंगे यहाँ पर पास फेल के हिसाब से। एक मिनट है, स्क्रीन लगता है बंद हो गई। स्क्रीन आउट हो गई है सर। स्क्रीन बंद हो गई है? जी। अच्छा, एक मिनट, मैं इसको दोबारा से एडजस्ट करता हूँ, ऑन करता हूँ। अभी शेयर होगी अगेन? जी सर शेयर। ठीक है, ठीक है, सही है। एक मिनट ठहर जाए। फॉर्मूले मैंने लिखे हुए भी थे, और इसकी जो एप्लीकेशन है वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर रैंक के फॉर्मूले में। पोजीशन और आवाज बहुत कट रही है। आवाज नहीं आई है, बिल्कुल समझ नहीं आई है, कट कट के आवाज आ रही थी। हेलो। अच्छा, चलिए आपके माइक की एडजस्टमेंट हो जाए, या मतलब आवाज़ क्लियर आए तो मैं फिर आपको बता देता हूँ कि आपने जो पूछा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई है। खैर, हम पोजीशन पे जाते हैं कि पोजीशन का जो है ना हम वो कैसे लगाते हैं। पोजीशन और रैंक जो है ना वो एक्सेल में एक ही चीज़ है, रैंकिंग में करते हैं। और रैंकिंग के लिए फार्मूला जो है ना वो सिंपल स्ट्रेट है कि हमने इज इक्वल टू लगाना है, और यहाँ पर इफ़ का फार्मूला नहीं लगता है, हमने RAN के रैंक पुट करना है। जैसे ही हम रैंक यहाँ पर लगाते हैं, रैंक लगाने के बाद जो अगला स्टेप है वो हमारा है इज इक्वल टू का ये सॉरी ब्रैकेट स्टार्ट का। जैसे ही हम ब्रैकेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो हमसे तीन चीजें ये पूछता है कि नंबर क्या है, रेफरेंस क्या है, और ऑर्डर क्या है। नंबर में हमने उसको सेल नंबर देना है कि किस के लिहाज से पोजीशनिंग करे, ये किसके लिहाज से ये पोजीशन करे। तो हम परसेंटेज के ऊपर बेसिकली चूंकि पोजीशन लगाते हैं कि इतने परसेंट मार्क्स हो तो इसकी फर्स्ट पोजीशन कर दो, इतने परसेंट मार्क्स हो तो इसकी सेकंड पोजीशन कर दो। तो हमने नंबर से मुराद यहाँ पर ये वाला नंबर है, तो हम यहाँ पर पहले इसको सेल का एड्रेस भी लिख सकते हैं, इस सेल को भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये इसने R4 के नाम से सेल का एड्रेस यहाँ पर कॉपी कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद रेफरेंस। रेफरेंस का जो मतलब है, बेसिकली रेफरेंस का मतलब ये होता है कि किसके साथ कंपैरिजन करें। इस सारे के साथ चूंकि हमने कंपैरिजन करना है, इस सारे के साथ, यानी कि ये सारी की सारी आपस में इसमें पता चल जाए कि ये सब कितने कितने रैंक पर हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट सेल और लास्ट सेल, इसको इज इक्वल टू के साथ यहाँ पर अगेन एंट्री करेंगे। कॉमा के बाद मिसाल के तौर पर मैं R4 लिख दूं, या इस पर दोबारा से क्लिक कर दूं तो ये यूं आ जाएगा। इसके बाद मैंने लगाना है ये इस कॉलम का साइन, तो अगेन इसने इसको यहाँ तक, हाँ, ये लगाना है। और फिर लास्ट सेल, ये देखें, ये लास्ट सेल है, यहाँ पर 57.67 लिखा हुआ है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद ये रेफरेंस कंप्लीट कर लिए। रेफरेंस से आपको समझ आ गई होगी कि क्या है, कि कंपैरिजन करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन सात के सात सेल्स का आपस में कंपैरिजन करके हमें एक्सेल ये बता दे कि कौन सा डिजिट, कौन सा जो परसेंटेज है, कौन सी ये किस पोजीशन पर रैंक कर रही है। ये रेफरेंस से हमने यहाँ पर पुट करना होता है। ये कर दिया हमने। इसके बाद अगेन कॉलम कॉमा लगा देते हैं। अगली चीज को समझ लें, यहाँ पर दो चीजें आती हैं। जब हम कॉमा लगा देते हैं तो दो ऑप्शन हमें देता है ऑर्डर की फॉर्म में। दो ऑर्डर्स हैं यहाँ पर, डिसेंडिंग है और असेंडिंग है। डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में फर्क ये है कि हम इसको बताते हैं कि पोजीशन
किस लिहाज से करे, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं उसको फर्स्ट पोजीशन दे, और उसके बाद उससे कम वाले को सेकंड दे, उससे कम वाले को थर्ड दे, फिर फोर्थ दे। तो ये हमें डिसेंडिंग ऑर्डर जो है ना, ये वाला ऑर्डर ऊपर वाला, ये हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर वो उस लिहाज से करेगा। अगर हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक कर दिया तो फिर होगा ये कि जिसके सबसे ज्यादा नंबर है ना उसको 0 दे देगा। तो हमने ऊपर वाली ऑप्शन को क्लिक करना है, ये हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया, और क्लिक कर लें या यहाँ पर 0 लिख दें, एक ही बात है। और हमने इसको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब हम एंटर कर देते हैं। अब देखें कि यहाँ पर 77% वाला जो है ये हाईएस्ट मार्क्स में है, नंबर 1 पे है। अगेन अभी यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम ये करेंगे कि डॉलर का साइन पुट करेंगे ताकि वैल्यूज यहाँ पर चेंज ना हो। अगेन यहाँ पर हम आके भी पुट कर सकते हैं, इधर भी डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी फॉर्मूला चेंज हो सकता है। यहाँ पर हम आते हैं तो जो रेफरेंस है, ये वाला एड्रेस जो हमने इक्वल टू के दरमियान में ये जो दो चीजें लिखी हुई हैं, इसके दरमियान में रो नंबर और कॉलम नंबर के दरमियान में हमने डॉलर का साइन लगाना है। अभी एक्सेल की रिक्वायरमेंट है कि इस फॉर्मूले को इसी तरीके से ही बनाया जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पर क्या कर दिया, रो कॉलम से एड्रेस से पहले जो है ना यहाँ पर भी डॉलर का साइन लगा देना है, और ये जो 4 लिखा हुआ है इससे पहले भी मैंने डॉलर का साइन लगा दिए, फिर कॉलम के बाद यहाँ पर और अगेन इधर। अब हम जब ये लगाने के बाद एंटर करेंगे तो पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन इसको ड्रैग करने से खराबी नहीं होगी, एक्सेल में एरर नहीं आएगा। अगर वो सिर्फ एक लगाकर अगर हम ड्रैग करते तो इसमें एरर आ जाता, और हर एक के लिए अलग अलग अगर हमने लगाना हो तो फिर डॉलर के साइन की जरूरत नहीं पड़ती है। आप देखें यहाँ पर सर बात, पोजीशन, जी जी, जब हमने पहले फॉर्मूला लगाया है तो हम्म वहां पे डॉलर का साइन पुट नहीं हो सकता है? हो सकता है वहां पे भी हो सकता है, क्योंकि वो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए मैंने उस टाइम नहीं समझाया। आखिर में फॉर्मूला में सिर्फ 4 जगह पर हमने लगाना होता है डॉलर का साइन। तो बात एक ही है, पहले से लगा सकते हैं, समझ में आती है उसके अकॉर्डिंग तो उसके उस तरह कर सकते हैं, वरना हम बाद में भी लगा सकते हैं। तो ये चीज़ होगी पोजीशन के लिहाज से, कि हमने पोजीशन कह लें या रैंकिंग कह लें, कि ये हमने इसके अकॉर्डिंग, इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है ना हमने यहाँ पर पोजीशन की है। अगर हमने परसेंटेज ना निकाली हुई हो, अपने मार्क्स के लिहाज से अगर हमने करना हो, ये पोजीशन को निकालना हो, तो वो भी यही सेम फार्मूला है, सिर्फ आपका सेल का जो एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं ग्रेडिंग के फॉर्मूले पे। ग्रेडिंग का जो फॉर्मूला है वो भी हमें पता है, और मिसाल के तौर पर मैंने जो यहाँ पर कॉपी किया हुआ है उसको हम देखते हैं। ये देखें, ये ग्रेड का फॉर्मूला है, और A+A B, आपको पहले नंबर पर पता होनी चाहिए हैं वैल्यूज के, आपको जो इदारे की तरफ से जो दिया गया है कि ए लगाना है, उसके बाद बी लगाना है, या पहले नंबर पर A+ होना चाहिए, उसके बाद ए हो, फिर B+ हो, फिर बी हो। तो हर एक जगह पर जो है ना वो डिपेंड करता है, हर एक का अलग अलग सिस्टम होता है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल A B+B इस एक के साथ हम यहाँ पर ग्रेडिंग का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे, और फॉर्मूला जो अप्लाई होगा वो यहाँ पर परसेंटेज के ऊपर होगा, कि इतने परसेंट मार्क्स हों तो उसको ए ग्रेड दे दो, इतने परसेंट मार्क्स हों तो इसको बी ग्रेड दे दो। तो हमने पहले यहाँ पर सेल का जो एड्रेस है वो देख के रखना है, अगर हम कॉपीड फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं तो। मिसाल के तौर पर ये वाला जो फॉर्मूला है ये मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, और अब यहाँ पे देखें R4 है, यहाँ पर भी देखें R4 है। तो R4 सेल नंबर है बेसिकली, जो मैंने कहीं और से कॉपी किया है। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि इधर कौन सा सेल बन रहा है, जो कि हाँ यही है R, और ये 4, R4 जो है ना इसके ऊपर हमने फॉर्मूला लगाना है। तो इसलिए अब यहाँ पर रख के हम इधर इज इक्वल टू की जगह पर यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं। ये हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अगेन हम आ जाते हैं एक्सेल की शीट पे, और इस जगह पर मैंने रख के
इसको कंट्रोल वी प्रेस कर दिया। अब जैसे ही मैंने देखें कंट्रोल वी प्रेस किया है तो यहाँ पर देखें ये परसेंटेज वाला जो जिसके ऊपर हमने फार्मूला लगाया है कि इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमने ग्रेड करना है, तो ये खुद ब खुद से सिलेक्ट सा हो गया है, ब्लू इसके इर्द गिर्द आ जाता है अगर मैं इसके ऊपर माउस के पॉइंटर को लेकर जाता हूँ। लग गया फार्मूला, इसको मैंने एंटर किया तो यहाँ इसने बी प्लस दे दिया है। अब एक जगह पे लगा हुआ है, इसको मैंने ड्रैग करके नीचे लेकर आ गया तो इधर बी प्लस बी सी सब ये आ गए हैं। सबके मार्क्स जो है ना वो अच्छे खासे हमने एंटर किए हुए हैं। तो लेट्स सपोज मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, 40 में से फॉर एग्जांपल मैं 20 कर देता हूँ और इधर 36 में से जो है ना मैं 12 कर देता हूँ। तो देखें इसका ये डी हो गया। और ये वाला जो सी के नाम से है इसको मिसाल के तौर पर हम इधर भी 10 करके इसको फेल कर लेते हैं। ठीक है जी, ये फेल हो गया। और ये जो बी प्लस आ रहा है इसको लाइक हम समझने के लिए ए कर लेते हैं, ये हमने ए कर लिया। ठीक है, तो अब हम आगे आते हैं। जो लास्ट चीज है, कितना टाइम रहता है, 5 मिनट है, हो जाएगा इसमें। लास्ट चीज हमारी आ रही है पास फेल का फार्मूला। पास फेल का फार्मूला जो है ना वो भी सिंपल है कि हमने इसमें दो कैटेगरीज है जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी कि जो आपने जिसने बताया था कि जो पास फेल का फॉर्मूला डिपेंड करता है इदारे की इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, कि हमने ओवरऑल परसेंटेज के ऊपर पास फेल को डिपेंड करना है या सब्जेक्ट वाइज पास फेल निकालना है। तो अगर सब्जेक्ट वाइज पास फेल निकालना है तो उसके लिए दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि यहीं पर ही हम एक कॉलम एंटर कर लेते हैं इस जगह पर। फॉर एग्जांपल मैंने ये कॉलम एंटर कर लिया और इधर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पास या यूं। ठीक है जी, ये यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर पास फेल का फॉर्मूला इस परसेंटेज के ऊपर हम लगा लेते होते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि जी ये बच्चा जो है ना इस्लामियात में पास है या फेल है, ये वाला बच्चा जो है ना इस्लामियात में पास है या फेल है, या किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम इस तरह का ये वाला पूरा कॉलम हर एक जगह पर ऐड कर सकते हैं। तो हमें सब्जेक्ट वाइज पास फेल पता चल सकता है। एक तरीका ये है। फिर इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, कि हमें कहा गया कि अगर कोई बच्चा दो सब्जेक्ट्स में फेल हो तो उसका यहाँ पर फेल ही लिखा हुआ आए, बेशक उसके टोटल मार्क्स ज्यादा हों, बेशक उसकी पोजीशन ज्यादा हो, लेकिन यहाँ पर उसका फेल लिखा हुआ आ जाए, तो उसके लिए अलग फार्मूला है। और अगर हम बात करते हैं अभी मौजूदा टाइम के अकॉर्डिंग, अगर हम देखें तो टाइम हमारे पास कम रह गया है, तो हम ओवरऑल परसेंटेज के लिहाज से जिसकी परसेंटेज लेस देन 33 हो बिलफर्ज, अभी यहाँ पर कुछ परसेंटेज 80 वाले भी हैं, 39 भी हैं और 56 भी है। ये फेल वाला जो है 39% पे है। हम इसको मिसाल के तौर पर यहाँ पे जीरो करके जो है ना 27% पे ले जाते हैं, तो ये लेस देन 33% आ रहा है। तो हमने एक क्राइटेरिया सेट किया, वो क्राइटेरिया हमने ये सेट कर लिया कि जिसके लेस देन 33 मार्क्स होंगे तो वो फेल कंसिडर होगा परसेंटेज, और जिसके अबव देन 33% मार्क्स होंगे ओवरऑल ऑब्टेन मार्क्स की परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो वो पास हो जाए। तो इसका आसान सा फॉर्मूला है, हमने सेल एड्रेस याद रखना है कि ये वाला एड्रेस सेल क्या है, R4। तो हम यहाँ पर सिंपल पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाने से पहले इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर हम यहाँ पर IF इफ लिख देंगे, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद जिस जगह पे हमने फार्मूला लगाना है, जिसके अकॉर्डिंग हमने पास फेल करना है, तो उसको सिलेक्ट करेंगे। लाइक मैंने ये इसको सिलेक्ट कर लिया, या R4 भी हम लिख सकते थे। उसके बाद हमने इसको बताना है कि लेस देन ग्रेटर देन क्या हम पुट करना चाहते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि अगर किसी के ग्रेटर देन या इक्वल टू, अगर किसी के 33 ग्रेटर देन या इक्वल टू मार्क्स हों, तो आप कॉमा लगा के उसके बाद आप इन्वर्टेड कॉमाज लगा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं PASS पास, फिर इन्वर्टेड कॉमास को हम क्लोज कर देते हैं। ये एक बात हमने इसको बता दी कि अगर किसी के 33 या इससे ऊपर मार्क्स हो तो आप उसके आगे पास लिखा हुआ आ जाए, और अगर उससे कम हो तो उसके लिए फेल ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा। ये यहाँ पर मैंने इसको दोबारा से लेस देन इक्वल टू बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमने यूं इस तरीके के साथ ब्रैकेट को आखिर में क्लोज कर देना है और एंटर कर देना है।
अब ये इसके ऊपर फॉर्मूला लगा है, ये फॉर्मूला देखें लिखा हुआ आ रहा है, इसको हम ड्रैग करके नीचे ले आते हैं तो सारे के सारे पास हैं, सिवाय इसके कि ये जिसकी परसेंटेज, ये इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जिसकी परसेंटेज लेस देन 33 है वो फेल है, और जिसकी परसेंटेज अबव देन 33 है वो सारे के सारे पास हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जो है ना वो इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें जो आगे सब्जेक्ट वाइज अगर हम कोर सब्जेक्ट की अलग बात करते हैं कि कोर सब्जेक्ट में अगर कोई फेल हो तो उसके आगे फेल लिखा हुआ आ जाए तो वो एक अलग फार्मूला लग जाएगा, हमें फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस किस सब्जेक्ट के मार्क्स ज़्यादा हों या कम हों। फिर इससे अगली जो डिवीजन होती है वो ये है कि किस सब्जेक्ट में, अगर देखिए यहाँ पर मैंने तो आसानी के लिए ये किया है कि सब के टोटल मार्क्स जो है 50 ही रख दिए, हालांकि ऐसा होता नहीं है। ये तो हमने जो कि क्लास के लिए किया है, समझने के लिए किया है, अदरवाइज होता क्या है कि जो नॉन कोर सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स कम होते हैं, इस्लामियात में भी 50 और इंग्लिश में भी 50, ऐसे नहीं होता, बाज़ औक़ात चेंज होता है। तो हम यहाँ पर अगर 20 कर देते हैं, 30 कर देते हैं, उसमें से हमने परसेंटेज निकालनी है